अनिल यादव, जिन्होंने आरटीआई से जवाब तो मांगा, लेकिन सवाल यह है कि क्या उस जवाब की जो तलाश थी आपको वो जवाब मिला है? राहुल, सबसे पहले मैं बता दूं, 5 जुलाई 2025 को हमने एक आरटीआई डाली थी, जिसमें हमने जो सवाल पूछे थे वो पूछे थे, लेकिन वो जवाब हमें 1 महीने के भीतर जब नहीं मिले तो हमने अपील डाली। अपील के लिए मुझे लखनऊ बुलाया गया। डॉक्टर नवीन कुमार दास जो अपर निदेशक हैं इस विभाग के, वहाँ मुझे बुलाया गया, जहाँ पर ये जो खनन अधिकारी हैं ये वहाँ पर नहीं पहुँचे। वहाँ पर नवीन कुमार दास भी जी नहीं थे, लेकिन जैसे तैसे मुझे टाल मटोल करके भेज दिया गया। जो जवाब जो नहीं देना चाहते थे, जो हमारी आरटीआई थी, बड़ा बेसिक इसका आरटीआई का बता दूं, आरटीआई के जो जवाब है वो तो गोल मोल होते ही हैं। जो सबसे मुख्य सवाल था, जिसका मुझे लगता है जो गांव वाले भी जिसकी मांग कर रहे हैं, अमित चौधरी जिसकी बात कर रहे हैं, और जो हमारे सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे जी वो भी इस बात को बताएंगे, जो मुख्य सवाल था वो था खनन कार्य में प्रयुक्त मशीनों जैसे जेसीबी, डंपर, लोडर आदि के संचालन हेतु क्या कोई पंजीकरण या विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है या नहीं? यदि हाँ तो कृपया निम्नलिखित जानकारी दें। दूसरा, इसी में 6 नंबर का सवाल था, खनन कार्य करने का समय निर्धारण क्या है? क्या खनन कार्य 24 घंटे किया जा सकता है? क्योंकि गंगा, यमुना की कुछ नदियां हैं जिनके लिए खनन के नियम कुछ अलग होते हैं। ये यमुना नदी पड़ती है, ये नोएडा सेक्टर 126 में पड़ती है यमुना नदी, यहाँ की बात हो रही है। इसमें जब पूछा गया समय अवधि क्या है, इसमें बड़ा सिंपल बताऊं, किस समय से किस समय तक खनन किया जा सकता है? क्या सूर्यास्त के बाद खनन किया जा सकता है? इसका जवाब जो दिया गया है, जिसका जवाब हां या ना में दिया जा सकता था, इस संबंध में सूचना निदेशालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग लखनऊ से प्राप्त किया जाना उचित होगा। आप एक बात बताइए, ये जितने डंपर, लोडर, जेसीबी जो चल रही है, खनन अधिकारी की नॉलेज में होंगी? क्या इनकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है? जरूरी है तो लिस्ट दे दो। क्या इतने से सवाल का जवाब समय पूछ रहे हैं हम कि खनन करने का, और ये बकायदा ऐसा नहीं हमने पूरे प्रदेश का, हमने गौतम बुद्ध नगर का समय पूछा। क्या गौतम बुद्ध नगर में 3 जगह खनन होता है? सिर्फ ऑथोराइज्ड पट्टे जो है 3 जगह हैं, एक झुप्पा में, एक जेवर में, एक रायपुर खादर सेक्टर 126 में। सिर्फ इतना सा जवाब देने के लिए क्या खनन 24 घंटे चल सकता, या खनन का समय बता दीजिए? उनका जवाब है, उन्होंने फिर टाल मटोल दूसरे पाले में गेंद। अब सोचिए, मैं अब जो मेरे अमित सहयोगी हैं उनको भी एक बात बता दूं, जो गांव वाले जिसकी बात कर रहे हैं, रात को खनन नहीं हो सकता। मेरा बेसिक जो हमारा जानने का मकसद था, सिर्फ हम ये जानना चाहते थे कि रात को खनन हो सकता है सूर्यास्त के बाद नहीं, लेकिन जवाब गोलमोल। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें नदी में उतार दी गई, क्या ये कानूनी रूप से सही है? नियमों का पालन हो रहा है? उसका जवाब गोलमोल। सीसीटीवी की हालत तो बता दी, और मैं आपको बता दूं, वो सीसीटीवी का जो मोड़ होता है ना, वो यमुना की तरफ मोड़ दिया, वहां कुछ नहीं दिखाई देगा सीसीटीवी से। बाकी खनन अधिकारी का जो टाल मटोल का रवैया आरटीआई में रहा, वो अमित ने बता भी दिया, वो मौके पर पहुंचे, कोई जवाब देने को राजी नहीं है। कहते डीएम जवाब देंगे। और अमित चौधरी हमारे साथ मौके से जुड़े हुए हैं, रायपुर खादर सेक्टर 126। अश्विनी दुबे जी पर्यावरणविद भी हैं, वकील भी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन रुक करते हैं अमित का। अमित, देखिए, आरटीआई से जवाब मांगा गया, लेकिन जवाब नहीं मिला, और हर एक जवाब क्या होना चाहिए वो मौके से आप दे रहे हैं, लेकिन सवाल की जिन पर जिम्मेदारी है वो सुन कहां रहे हैं? देखिए राहुल, इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो 3 दिन पहले, आज से तीसरे दिन, लिखित में शिकायत जिलाधिकारी को ग्रामीणों द्वारा की गई थी, और खनन अधिकारी को भी की गई थी। जिलाधिकारी ने एसडीएम और खनन अधिकारी को नामित किया कि मौके पर जाएं और जांच करें, लेकिन जब तक वो मौके पर पहुंचते, उससे पहले न्यूज़ नेशन नेटवर्क की टीम वहां पहुंची। जो गड्ढा वायरल वीडियो में दिखाई दिया, उसके ऊपर मिट्टी भरी हुई थी। तमाम ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद थे, और जब मौके पर मुआयने के लिए पहुंचे तो सवालों से बचते हुए नजर आए। आज से तीसरे दिन शिकायत से पहले, उससे तकरीबन 5 दिन पहले ट्वीट किया गया था इन वीडियो को डालकर के संबंधित अधिकारी संज्ञान ले, लेकिन 5वां दिन है, कोई कार्रवाई अभी तक होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। कोई बयान, कोई प्रेस विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं की गई है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, और ग्रामीण और शिकायतकर्ता भी मेरे साथ में मौजूद हैं। रायपुर में हैं, जिस जगह ये खनन हो रहा है उसी के पास में मौजूद हैं। इन लोगों से भी बात कर लेते हैं कि इस कार्रवाई से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं, और जो अधिकारियों ने यहाँ पर दौरा किया उसके बाद क्या आश्वासन इन लोगों को मिला, किस तरीके की कार्रवाई रही आपकी शिकायत के बाद? हमारे यहाँ जितनी शिकायत करी है हमने, एक पे भी अमल नहीं करा गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 4 बेर तो डीएम के पास जा लिए, एसडीएम को 3 बेर एसडीएम यहाँ आ ली, 4थी बेर आई है, लेकिन कुछ नहीं करके गई।
और भी लोग इनसे बात करेंगे। आप शिकायत देने के लिए भी गए थे, वीडियो भी आपने बनाई है, क्या रवैया है और क्या क्या आपको कमियां लग रही हैं जो नहीं होनी चाहिए? इसमें जो खनन अधिकारी है उन्होंने एसडीएम मैम को पूरा गुमराह किया गया है, क्योंकि उनको सर्जरी वगैरह के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है। लेखपाल से पूछा गया मैम के द्वारा, तो लेखपाल ने कहा मेरे सामने कोई, जबकि 3 साल से वो कंटिन्यू लेखपाल हैं, मेरे सामने कोई भी नापी तोली यहाँ पे नहीं हुई है। 2021 का एक हवाला आप दे रहे थे, क्या है, किस तरीके की कार्रवाई हुई थी? 2021 में हमारा समझौता हुआ था, जब सुहास एलवाई जी डीएम थे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था ये जो खनन करेगा, और इनके द्वारा भी लिखित में दिया गया है, उसमें खनन इंस्पेक्टर के भी साइन है, लेखपाल के भी साइन है, जो सर्वे करने आया था उसके भी साइन है। क्या कहा गया था? और एसडीएम के भी, उसमें ये कहा गया था ये यमुना के अंदर ही खनन करेगा, ये बाहर नहीं करेगा, जिससे जो गाँव वासियों की जो जमीनी वगैरह है यहाँ पे, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर ये पहुँचाता है, उसने जो बीच में कार्रवाई की, पहुँचाने की कोशिश की थी, उसके ऊपर उन्होंने 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अब कैसी तस्वीर है यहाँ? अभी जो है अभी रुका हुआ है ये काम फिलहाल, पर ये सरकार ने जो जब से ये खनन का ठेका दिया है, जब से हमारे 3-4 साल में 4-4 बीघे ज़मीन कट चुकी है जो लगानी। और ये जो जमुना को पटवारी आए थे उस टाइम पे डीएम के पास, एसडीएम के पास गए थे हम, तो उन्होंने यही बोला था साइन करने के लिए। हमने कहा जब साइन करेंगे पहले हमें ये बताइए कहाँ तक ये उठाएगा, कहाँ से नहीं उठाएगा। उन्होंने कहा जमुना के अंदर अंदर उठाएगा, बाहर उठाता है ये तो हम इस पर पाबंदी लगाएंगे, जुर्माना करेंगे। उसके बाद में अब ये जो है बाहर एक खड्डा खोदता है 40-40 फुट गहरा, और फिर उसको भर देता है। हमारे जो है सामने टक्कर पे 3 साल से लगातार जमुना काट रही है, और 1-1 करोड़ रुपए के एक बंदे के खेत कट चुके हैं। अच्छा, जो ये जमीन है इस खसरे के आसपास की, ये एलएमसी की जमीन है, वन विभाग की है, सरकारी जमीन है क्या? जिसमें ये 250 बीघे का जंगल है, इसमें एलएमसी की जमीन है, कुछ में से कुछ पार्ट वन विभाग को दे दिया गया। फिर एक खसरा है नौरंगाबाद, हमारे उसमें सटा हुआ है, नौरंगाबाद का भी एक खसरा है, वो भी करीब 150 बीघे के आसपास का जंगल है। फिर उसके बाद काश्तकार जो गाँव के किसान हैं, उन लोगों की जमीन है, उसमें से कम 200-250 बीघे जमीन टोटल कट चुकी है अब तक, जो यमुना में जा चुकी है। यमुना का भाव भी बदला हुआ है, धार भी नोएडा की तरफ आई हुई है, धार भी चेंज हुई है। कल इसमें जो खनन अधिकारी है उन्होंने भी खुद माना कि यमुना ने अपनी धार चेंज की है, उन्होंने भी माना मैम के सामने। अच्छा, अभी तक की जो निरीक्षण हुआ, जो कार्रवाई हुई, कितने संतुष्ट हैं आप उससे? नहीं, इसमें हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने झूठा आश्वासन दिया कि इसमें देखते हैं, दिखाते हैं, और वो दौरा करके एक खाना पूर्ति करके अपना फोटो लेके और चले गए। बाबा, क्या नुकसान हो रहा है इस तरीके से जो खनन हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है? इससे हमारी ज़मीन कट रही है, हमारी ज़मीन इसके नीचे है, खनन बराबर में होते हुए ये ऊपर से बढ़ जाता है अंदर, तो हमारी ज़मीन कटती है, इसलिए हमें ज़्यादा दिक्कत है जमुना से बाहर आने में। और ठोकर भी थी यहाँ, वो भी इन्होंने काट दी। अच्छा, जो पानी रोकने के लिए ठोकर? हाँ, वो इन्होंने काट दी जब ये आए थे। आप लोग भी इसी गाँव में रहते हो, तो क्या है, मतलब क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्या लग रहा है आपको? कार्रवाई जी बड़े लोग हैं, ये कितने ही कंप्लेंट कर लें, कुछ ही कर लें, ये नहीं का बात, खनन माफिया हैं ये। और यमुना के किनारे से पिछले 2 साल से ये खुदाई करते जा रहे हैं, और मेरी व्यक्तिगत 5 बीघे ज़मीन तो मेरी कट चुकी है उसमें, जो यमुना के अंदर चली गई है? अंदर चली गई है। जो 5 बीघे तो जिसके वीडियो भी मेरे पास में है, जब आप कहेंगे मैं आपको दे दूँगा उसको। और मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग हैं, सबकी ज़मीन जो है यमुना के किनारे की खुदाई होने की वजह से वो कटाव हो चुका है। बाढ़ इस साल भी आई, 1 साल पहले भी बाढ़ आई, तो इस खनन को लेके कितनी जिम्मेदार, मतलब पानी ज़्यादा आ जाता है खनन की वजह से? पानी ज़्यादा का और कम का मतलब नहीं है जी, पानी ज़्यादा जो ये किनारे के पास से जो मशीनों से वो निकाल देते हैं, वो किनारे कमज़ोर हो जाते हैं, किनारा कमजोर हो जाता है। यानी कि यमुना का जो दायरा है अमित, वो नोएडा की तरफ ज्यादा रुक कर जाता है। अमित, आपका रुख करते हैं, अश्विनी जी से सवाल करते हैं। अश्विनी जी, देखिए आप पर्यावरणविद भी हैं, वकील भी हैं। सवाल नियम नियमावली सब तय होते हैं, लेकिन जब तस्वीर सामने आती है वो कुछ और ही बयां करती है, और जिम्मेदार जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप जवाबदेह हैं, जवाब मिल नहीं पाता। सवाल, जहां ये सब कुछ हो रहा है वहां से एनजीटी हमें लगता है 20-25 किलोमीटर दूर, ऑफिस डीएम कार्यालय बहुत दूर नहीं है, खनन अधिकारी जहां बैठते हैं बहुत दूर नहीं, तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम बहुत दूर नहीं है, फिर भी आग पर पट्टी बांध कर बैठे रहिए, कहिए सब अच्छा है, सब बेहतर है। रेत खनन एक बड़ा पर्यावरणीय संकट बन गया है, उससे भूजल स्तर में गिरावट भी आ रही है, और भूजल स्तर में गिरावट होने की वजह से विनाशकारी परिणाम आ रहे हैं, जिसमें जल संकट, सूखा, कृषि जैसी समस्याएं।
अब आप देखिए कि नियम है कि आपको जितनी जगह का लीज मिला है खनन करने के लिए आप उसके बियॉन्ड नहीं करेंगे, परंतु अनिल यादव जी की राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के रिप्लाई में अब जाते हैं तो जिस तरीके से गोल बोल जवाब दिया गया वो साबित करता है कि बिना प्रशासनिक लोगों की मिलीभगत के ऐसा कार्य संपादित हो ही नहीं सकता है। रेत खनन में जेसीबी का प्रयोग, पोकलैंड मशीन का प्रयोग बिल्कुल नहीं हो सकता है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही जो है रेत खनन हो रहा है, यानी तय समय है, तय नियम है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात आपने कही, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने समय समय पर दिशा निर्देश भी जारी किए और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिशा निर्देश जारी किए, परंतु उन दिशा निर्देशों का पालन करवाने की जिम्मेदारी किसकी आती है? वो जिम्मेदारी वहां प्रशासनिक अमले के जो लोग हैं, चाहे वो खनन विभाग के हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के हों, चाहे वो पुलिस के लोग हों, उनको ये इंश्योर करना होता है कि जो नियम है उन नियमों के अनुसार और जो उनको परमिशन मिली है उस परमिशन में जितनी कंडिकाएं लिखी गई है उसके अनुसार ही खनन हो। परंतु अत्यधिक लाभ की वजह से, क्योंकि जब लाभ होगा तो शेयरिंग होगी, शेयरिंग होगी तो लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, सुबह से शाम तक की जो तय समय है उससे खनन होगा तो अत्यधिक लाभ नहीं हो सकता, ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। तो नदियों का जो सीना ये छलनी कर रहे हैं उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये मुनाफा कमा रहे हैं, ये पर्यावरण के को नुकसान पहुंचाते हुए जो जलीय सूक्ष्म जीव हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। नदी का पीएच स्तर जलीय सूक्ष्म जीव नियंत्रित करता है, वो भी उसको नुकसान हो, जैविक पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, वनस्पतियों और जीवों को बड़ा नुकसान हो रहा है। उसकी वजह से जो सूक्ष्म जीव हैं वो विलुप्त होने से खाद्य श्रृंखला में भी असंतुलन हो रहा है। और अगर आप देखेंगे तो भारत में खास तौर से अगर हम कोर्टों की बात करें तो बार बार कहा गया है कि जब सरकार के सामने पर्यावरण को अपूरणीय क्षति और आर्थिक हितों की गंभीर क्षति के बीच में विकल्प प्रस्तुत किया जाएगा तो पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी अगर सरकार को निर्णय लेना है कि क्या हमें मुनाफा कमाना है, उससे पैसा कमाना है या एनवायरमेंट बचाना है, तो एनवायरमेंट को बचाना पहली प्राथमिकता होगी। ये सुप्रीम कोर्ट की ही जजमेंट है। जनता के संरक्षक के रूप में जो प्राकृतिक संसाधन हैं उनको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करने का जो दायित्व है वो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। और अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस प्रक्रिया का पालन नहीं करता है तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जो कार्य दिए गए उस कार्य को वो जो है पूर्ण नहीं कर रहा है, यानी कहना चाहिए कि वो अपनी ड्यूटी से भाग रहा है। अब एक समझिए कि जब ग्रामीणों के साथ आप इंटरव्यू कर रहे हैं और ग्रामीण बातचीत करते हुए बता रहे हैं तो उल्टा हो क्या रहा है, प्रशासन ग्रामीणों पर ही सरकारी काम में बाधा डालने के उसमें उनको परेशान कर सकती है। तो जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं जो वास्तव में अफेक्टेड है उन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं है। जबकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट देखिए, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट आप देखिए, तमाम जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं, जब लीज सरकार देती है तो लीज देखिए, लेकिन सरकारी तंत्र खनन माफिया को नियंत्रित करने में विफल है और इसीलिए अवैध खान की जांच की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं है। और आप यहां तो दिल्ली और नोएडा की बात कर रहे हैं, यहां अनिल यादव जैसे प्रखर और मुखर और जो अलर्ट जर्नलिस्ट है वो अपने नहीं, वो आपसे बातचीत भी करना चाह रहे हैं, इसी के सिलसिले में बातचीत भी वो करना चाहते हैं आपसे। जी बिल्कुल अश्वनी सर, मैंने जगह जगह देखा यमुना के जो किनारे होते हैं वहां पे एक बोर्ड लगा होता है कि एनजीटी का आदेश है, यहां पर जो मलबा कूड़ा नहीं डाला जा सकता, 50,000 रुपए जुर्माना और 6 महीने की सजा। और अभी जो हमने तस्वीरें देखी, जो अमित चौधरी ने अभी वीडियो दिखाई उसमें तस्वीरें देखी, जगह जगह मलबे के पूरे चट्टे पूरे के पूरे ढेर लगे हुए हैं यमुना किनारे। और जहां यमुना किनारे, और जहां से अभी थोड़ी देर पहले मतलब कल जो गुजरे हैं वहां से खनन अधिकारी भी वहां से निकल के गए हैं, एसडीएम साहिबा भी वहां से निकल के गई हैं। तो मुझे लगता है कि इन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? एनजीटी का क्या आदेश है कूड़ा मलबा डालने का नदी किनारे? नहीं, बिल्कुल वो नहीं, 50,000 रुपए पर डे का जुर्माना है और ये इंश्योर करना है जो खनन विभाग है, जो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट है उनको देखने की, क्योंकि अल्टीमेटली सरकार के नुमाइंदे यही हैं और यही निर्धारित करते हैं कि कितने क्षेत्र में कितना खनन होगा और उसके बाद पर्यावरणीय संकट पैदा नहीं हो। अगर उसके बाद भी ये कर रहे हैं तो जुर्माना भी उन्हीं को लगाना है। वहीं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लोग भी रोज रोज घूमते होंगे, वहीं जो वाटर प्रोटेक्शन वाटर बॉडी के जो लोग हैं, वहां का जल विभाग है उसके भी लोग घूमते होंगे। लेकिन सवाल यह है बार बार कि पर्यावरण की नीतियों को इसलिए लागू नहीं कर पा रहे हैं, एनजीटी के डायरेक्शंस को इसलिए लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सरकारी तंत्र खनन माफिया के साथ प्रॉक्सिमेट लिंक बना के चल रहा है।
और वो प्रॉक्सिमेट लिंक जब तक बना नहीं टूटेगा तब तक नहीं होगा। आपने ये नहीं देखा कि किसी खान अधिकारी के ऊपर आज तक कोई सजा हुई हो, जबकि कहा जाता है कि जो खान माइनिंग ऑफिसर होता है, माइनिंग ऑफिसर के पास बहुत वेल्थ होती है, माइनिंग ऑफिसर, जबकि अगर हम उसके वेल्थ के अलावा अगर सैलरी को देखें तो उतनी वेल्थ आ ही नहीं सकती। तो क्यों होती है? क्योंकि प्रॉक्सिमेट लिंक होता है, जैसे ग्रामीणों की बात को सहने वाला कोई नहीं है। तो जो एनवायरमेंट यानी डेवलपमेंट और एनवायरमेंट के बीच में जो चेक एंड बैलेंस है उसका ये पालन नहीं कर रहे, और आपने कितनी सजीवता के साथ ये बात उठाई है। और मैं समझता हूं कि आपको भी अलर्ट इसलिए रहने की जरूरत है। ये जो खनन माफिया हैं और ये जो गठजोड़ है प्रशासन में बैठे लोगों के साथ, उस गठजोड़ से जो आवाज उनके हितों के विपरीत उठाएगा उसके ऊपर भी कार्रवाई से। देखिए, एक बात ये भी है कि सरकार को इस न्यूज के माध्यम से त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करनी चाहिए, और जो व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में खनन हो रहा है और अवैध खनन हो रहा है और उसकी निगरानी नहीं हो पा रही है, ये बड़ा मुद्दा है। उसमें खनन विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग, सभी खनन की जो जिम्मेदारी करने के लिए निगरानी करने वाले लोग हैं, उन सबकी सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। हर जिले में जिलाधिकारी की अब देखिए सामूहिक जिम्मेदारी किस तरीके से बनती है। गांव वाले बार बार शिकायत करते हैं लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। अमित वहीं मौजूद है उन्हीं ग्रामीणों के साथ जो लगातार शिकायत कर रहे हैं। अमित, लगातार शिकायत ग्रामीण करते हैं, मिला क्या? आश्वासन के अलावा कुछ मिला इस मामले में? बिल्कुल, देखिए राहुल, इस पूरे मामले में एक तस्वीर और साफ होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से आरटीआई में गुमराह करते हुए नजर आए अधिकारी, उसी तरीके से इस गांव के लोगों को भी शुरू से गुमराह किया गया। एक बोर्ड, अगर साइन बोर्ड यहाँ पर लगा दिया जाता, इस पट्टे को जो दिया गया उसका चिन्हीकरण होता, वहाँ ठीक से पिलर लगा दिए जाते, तो ग्रामीणों को शायद कंफ्यूजन नहीं होता कि ये अपनी जमीन में गड्ढा खोद रहे हैं या फिर सरकारी जमीन को खोदा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप ये भी है कि उनको किसी तरीके की जानकारी नहीं दी गई प्रशासन की तरफ से कहाँ तक खुदाई होगी। फिलहाल क्या क्या लगता है आपको, किस तरीके से गुमराह किया गया होगा? देखिए जी, इन्होंने आज तक हमें ना तो ये बताया कि हम कितनी खोज सकते हैं, ना इन्होंने ये बताया कि यमुना के किनारे के बाहर खोज सकते हैं। वहाँ कोई मतलब ही नहीं है, यमुना के अंदर ही खोज सकते हैं कितना। मतलब आज तक हमें परमिशन के नाम पे ये हमें कोई चीज़ ना बताते हैं ना दिखाते हैं। प्रशासन से मांगते हैं, वो भी कोई जानकारी देते ना, ये तो देते नहीं है। अच्छा, जब खनन चलता है आपको लगता है गलत हो रहा है तो आसानी से अंदर जाने देते हैं आप लोगों को? नहीं, हम तो 2021 के बाद अब गए हैं, जाने ही नहीं देते, घुस नहीं देते। तुम्हारा क्या मतलब है? तो कौन बाउंसर वगैरह रखे? बाउंसर वगैरह उनके लड़के रहते हैं, 40-50 लड़के रहते हैं अंदर उनके। तो गांव के लोगों को ही अंदर नहीं जाने देते? कोई एंट्री नहीं है किसी की भी। तो आप एक बता रहे थे बांध तोड़ा गया इनके द्वारा खनन करने को लेकर, उस बांध को दोबारा से बनाने के लिए कहाँ आपने शिकायत करी, किस तरीके से बन पाया वो? नहीं, अभी तक नहीं बन पाया। उसमें डीएम साहब को भी शिकायत दी है, पहले भी दी थी और फिर दी है दोबारा से। और 15 सितंबर सितंबर में फिर मैंने सिंचाई विभाग में दिए एससी साहब को। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको भेजूँ जेई साहब को और एसडीओ साहब को, वो मौके पे मुआयना करेंगे, पर वो भी नहीं आए आज तक। अच्छा, शिकायत देने के बाद में जो अधिकारी मार्क करते हैं अधिकारी को, वो लोग आके कुछ करते हैं? यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी थोड़े टाइम पहले विधायक जी भी आए थे, उनके संज्ञान में भी ये बात रखी गई थी कि हमारे गांव में जो जमीन का जो कटान है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वहाँ पे कम से कम एटलीस्ट एक क्या कहते हैं पिचिंग तो लगाएं। वो लोडर है, रात को भी चलते हैं। जो भाव है वो हमारे जो जितने भी खेत हैं आज की डेट में 150 से 200 बीघे वो हमारी जमीन को काट चुकी है यमुना। अच्छा, रात में चलाते हैं ये लोग? रात का ऑर्डर कुछ बता पाए आपको? नहीं, कोई इनके पास पता नहीं ऑर्डर है नहीं है रात में निकालने के, हमको भी जानकारी नहीं है, पर रात में मशीन चलाते हैं। उसकी मेरे पास वीडियो साक्ष्य है, पूरा साक्ष्य है मेरे पास। अंदाजा कितने ट्रक गुजरते होंगे? चलाते हैं और डंपर लाइन ही लगी रहती है। जब दिन में आप लोगों को नहीं घुसने देते तो रात में कैसे विरोध? रात में जाने नहीं देंगे, मार के वहीं फेंक देंगे। कुल मिलाकर अमित ये कह सकते हैं जिस तरीके से अनिल यादव ने आरटीआई के जरिए सवाल पूछा, जवाब गोलमोल, वैसे ही यहां स्थानीयों को सवाल उन्होंने उठाया, शिकायत की, गोलमोल जवाब और आश्वासन ही मिला। बहुत बहुत धन्यवाद अमित आपका, अनिल आपका भी, और अश्विनी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो गठजोड़ बताया जा रहा है और ये जो काम जिस तरीके से किया जा रहा है, जिन पर जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो जिम्मेदारी से आखिर क्यों भाग रहे हैं? सवाल यह है कि पर्यावरण को लेकर चिंता जाहिर की जाती है, लेकिन पर्यावरण को जब नुकसान पहुंचता है तो आंखें क्यों मूंद ली जाती है? यहां रुकते कुछ पलों के लिए, खबरें जारी है।
जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।